आज हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी कैसे होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तैयारी होती है एनिमल से और प्लांट से, यानी कि जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी तैयारी होती है एनिमल्स से और प्लांट्स से। यानी कि जिनसे एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनमें उनमें पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनिमल सिंथेसाइजेस टू मेन ग्रुप्स। एनिमल्स जो उनसे होते हैं उसमें दो मेन ग्रुप्स पाए जाते हैं। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो मेन ग्रुप्स पाए जाते हैं। पहला है जी प्रोटीन का ग्रुप और दूसरा है फैट्स का ग्रुप। प्रोटीन क्या होता है, उसमें गोश्त होता है, मक्खन आ जाता है, गोश्त, मटन, चिकन, मटन, बड़ा गोश्त वगैरह, ठीक है, चिकन। और फिर इस तरीके से फैट्स में आ जाता है वो मिल्क और फैट्स, चर्बी। मिल्क में भी थोड़ी बहुत चर्बी होती है। बटर यानी कि मक्खन में भी चर्बी होती है, ठीक है ना। यानी कि मीट हम खाते हैं, हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। हम अपनी मिसाल लेते हैं, हम एक जानवर ही तो हैं। हम मीट भी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, हमारा जिस्म कंज्यूम करता है, हमारा जिस्म को हज़म कर लेता है। बड़ा गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं, ठीक है ना, वो भी हज़म कर लेता है हमारा जिस्म। चिकन खाते हैं, मुर्गी का गोश्त खाते हैं, वो भी हमारा जिस्म हज़म कर लेता है और हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है। और फैट्स, हम मिल्क पीते हैं, मिल्क भी हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है और फैट्स भी हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। बटर, मक्खन भी हम खाते हैं, हम उसे कंज्यूम करते हैं और हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं, यानी कि 4 किस्म के हैं। प्लांट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो उनसे हम रोटी खाते हैं, ठीक है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स गोश्त वगैरह में, फैट्स होता है मक्खन में, और वाइटामिन होते हैं हमारे किसमें, फल वगैरह में, ठीक है। और प्लांट्स जो उनसे होते हैं बरीड अंडर अर्थ्स क्रस्ट, यानी कि ज़मीन के क्रस्ट के नीचे होते हैं। प्लांट्स जो उनसे होते हैं जो उनसे ज़मीन की सतह के नीचे दफन हुए होते हैं सैकड़ों, हज़ारों, करोड़ों साल पहले। जो उनसे जानवर, इंसान मर गए थे, जो उनसे जानवर मर गए थे, या फिर जो उनसे पौधे मर गए थे, वो मर गए थे और फिर उनके उनके ऊपर ये मर गए। ये एक पौधा है, ये गिरा, ये मर गया है, ठीक है ना, ये पौधा, ये गिरा, ये मर गया। तो फिर क्या हुआ, वक्त के साथ साथ जो उनसी अंधेरी चलती रही, हवा इसके ऊपर आती रही, हवा रेत को उड़ा उड़ा के इसके ऊपर आती रही, इसके ऊपर लेयरें बनती गई और इसके ऊपर मिट्टी की एक बहुत ही लंबी लेयर बन गई और ये ज़मीन के नीचे दफन हो गया, ये वाला पौधा। और जब ज़मीन के नीचे दफन हो गया, बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट, जो उनसे क्रस्ट के नीचे, ज़मीन के नीचे दफन हो गया है पौधा। अब जो उनसा है इसको कन्वर्ट करेगा बायोकेमिकल प्रोसेसेस। इसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस में आता है, इसमें आता है कोल है, पेट्रोलियम है और गैस है, ठीक है ना। बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये जानवरों के अंदर, पौधों के अंदर जो सा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, पौधों के अंदर, जानवरों के अंदर, उन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। इनमें एक कॉमन प्रोसेस है जो कि है जानवरों में होने वाला, यानी कि पौधों में होने वाला कॉमन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। पौधों में होने वाला फोटोसिंथेसिस। पौधे जो उनसे हैं, ये पौधा है, ठीक है ना, ये पौधा है, ये वाला, ये क्या निकालता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, ये ऑक्सीजन पैदा करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, ठीक है ना। इस दौरान ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, ये एक रिस्पायरेशन का अमल होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से इंसान जो उनसे हैं ये इंसान है, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से पैदा करते हैं। इस तरीके से ये चलता रहता है। ये क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस चल रहा है और ये क़यामत तक चलता रहेगा। इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। ऐसे प्रोसेसेस जो जानवरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पौधों में हो रहे हैं, जानवरों में हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल हो गया। जानवरों में जो उनसा होता है खुराक को कंज्यूम करने का अमल, ठीक है ना, वो सारा किस में आता है, इसमें बायोकेमिकल प्रोसेसेस में। इसमें आता है कोल, मिसाल के तौर पर ये जो उनसे है बायोकेमिकल। जब ये बरीड प्लांट्स जो उनसे होते हैं, जब ये ज़मीन के नीचे दफन हो जाते हैं तो ये गलना शुरू होता है, सड़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये सड़ते रहते हैं 10 लाख साल बाद,
20 लाख साल बाद, 30 लाख साल बाद ये बन जाते हैं कोयले में, पेट्रोलियम में, गैस में तब्दील हो जाते हैं। ये क्या है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन सारों में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है ना। कार्बन बेशक ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पार्ट कार्बन तो लाजमन ही होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए, यानी कि हाइड्रोकार्बन होगा तभी हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मानेंगे, कंसिडर करेंगे। और इन तीनों में, कोल में भी, पेट्रोलियम में भी और गैस में भी, इन तीनों में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे ये सारे क्या हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसलिए हम कहेंगे ये सारे हाइड्रोकार्बन्स, और हाइड्रोकार्बन्स किससे ताल्लुक़ रखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ, ये जब हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने हासिल हो गया, अब हम इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मज़ीद हासिल कर सकते हैं। जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, इसमें क्या होता है, कोयले को जलाया जाता है, कोयले को जलाया जाता है, ठीक है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की गैर मौजूदगी में कोयले को जलाया जाता है। हम उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। इससे क्या होता है, कोयले में मौजूद जो उनसे जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अज्जा होते हैं कोयले के अंदर, जो हमें चाहिए वो हासिल हो जाते हैं, ठीक है ना। कोयले को हम ठीक है ना, हम आग की मौजूदगी में कोयले को हम हवा की गैर मौजूदगी में जलाते हैं, और हमें इससे जो उनसे अज्जा हासिल होने होते हैं वो हम हासिल कर लेते हैं। पेट्रोलियम भी यही है, ठीक है, और गैस भी यही है। पेट्रोलियम की होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन से नाम याद आ रहा है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें माए को अज्जा के हिस्सों में अलग किया जाता है। यानी माए लेते हैं, कोई सा भी माए, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम माए ही तो होता है, हम इस माए को अज्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक ट्यूब सी होती है, आप आगे पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये होती क्या है, बस यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोलियम से जो उनसे इम्पोर्टेंट इसके पार्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको अलग करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। माए से अज्जा को अलग करने वाला प्रोसेस। एक माए है पेट्रोलियम, उसमें मौजूद जो उनसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको अलग करना होता है पूरे के पूरे माए से। हम उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी आपको मैंने बता दी है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एनिमल्स आ जाते हैं और प्लांट्स आ जाते हैं। ये क्या है, बेस्ट सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरीज में भी तैयार कर सकते हैं। एनिमल्स में प्रोटीन्स और फैट्स ओवर ऑयल। एनिमल्स जो प्रोटीन्स खाते हैं, एग्स, मटन किसे कहते हैं, मटन, चिकन, बीफ, बड़ा गोश्त, फ़िश, ठीक है ना, मटन वगैरह, इन सारों में क्या पाए जाते हैं, इन सारों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो कि प्रोटीन्स, ठीक है ना, जो एनिमल्स खाते हैं और प्रोटीन उसका हिस्सा बन जाता है। इसी तरीके से फैट्स हैं, ऑयल है, ये भी मिल्क है, बटर, मक्खन, चीज़ वगैरह, ठीक है ना, इसमें फैट्स पाए जाते हैं, ऑयल पाया जाता है, ठीक है ना, जो हम जानवर खाते हैं और उनके जिस्मों का हिस्सा बनता रहता है। जब एनिमल्स का हिस्सा, ये मिसाल को मिल्क है, इसके अंदर पाया जाता है प्रोटीन, फैट पाया जाता है, फैट्स जब हम कंज्यूम करते हैं मिल्क को, तो जब हम कंज्यूम कर लेते हैं तो वो जो सा फैट्स पाया जाता है मिल्क के अंदर, वो भी हमारे जिस्म के अंदर हिस्सा बन जाता है। और फैट्स क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑयल भी किसमें पाया जाता है, बटर में, चीज़ में भी ऑयल पाया जाता है, बटर में भी चीज़ पाया जाता है, ठीक है ना, चीज़ में भी ऑयल पाया जाता है ना, ठीक है ना, चीज़ जो उनसा होता है उसमें भी ऑयल पाया जाता है। जब उसको निचोड़ते हैं उसमें से ऑयल निकलता है। जब हम चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो ऑयल हमारे बॉडी में आता है, बॉडी का हिस्सा बन जाता है। जैसे वो बॉडी का हिस्सा बन जाता है ना, तो फिर क्या होता है, तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर हमारी ज़्यादातर बॉडी बनी है। ये सारे के सारे एग्स, मटन, चिकन जितने भी हम खा रहे हैं ना, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं।
और ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर ही मुश्तमिल ये प्रोडक्ट्स हैं। जब ये प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम कर लेते हैं तो ऑलरेडी जो उनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते ही जाते हैं। ठीक है, बनते ही जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे जिस्म का हिस्सा बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं। ठीक है, ओके, और मरते दम तक बनते ही जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हमारी बॉडी का बना रहे होते हैं, ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट्स जो उनसे होते हैं लाइफ प्लांट्स और मुर्दा प्लांट्स। जो उनसे मुर्दा प्लांट्स होते हैं, जो उनसे मर चुके हैं, वो ज़मीन के अंदर करोड़ों साल पहले जो उनसे मर चुके हैं वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। जैसे वो दफन हो जाते हैं वो बना देते हैं कोयला, पेट्रोलियम और गैस, और ये तीनों जो उनसी हैं फैक्ट्रियों को चलाने में मदद देती हैं। फिर इस तरीके से लाइफ प्लांट्स जो उनसे होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट्स रोटी, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स दालों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स मकई में पाया जाता है, और आलू में पाया जाता है, जौ में पाया जाता है, चावलों में भी पाया जाता है। लाइफ प्लांट्स जो जिंदा प्लांट्स होते हैं, प्रोटीन्स उसमें भी पाया जाता है। जिंदा प्लांट्स मिसाल के तौर पर फलियाँ, पल्सेस बीन्स फलियों में पाया जाता है, और वाइटामिन में भी पाया जाता है। ये लाइफ प्लांट्स जो उनसे हैं वाइटामिन में पाया जाता है। एप्पल, ठीक है ना, वाइटामिन भी पाए जाते हैं किसमें, लाइफ प्लांट्स में। एप्पल हो गए, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, ये तीनों जो उनसे हैं इन तीनों में वाइटामिन भी पाए जाते हैं जो कि लाइफ प्लांट्स में मौजूद होते हैं। फिर इसी तरीके से जो उनसे ऑयल्स हैं, तेल हैं, वो भी इन्हीं पौधों में पाया जाता है जो उनसे ज़िंदा है। साको पाम ऑयल है, पाम ऑयल जो उनसा खजूर का तेल, ओलिव ऑयल जैतून का तेल, सोयाबीन का तेल, पीनट यानी कि मूंगफली का तेल, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का तेल, ये सारे के सारे तेल जो उनसे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। ठीक है ना, कोई सा भी ऐसा जैतून का तेल जो उनसे बहुत फ़ायदेमंद है हमारे जिस्म के लिए। ठीक है ना, हमारा जिस्म, हम ये सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं। दालें हम रोज़ाना खा रहे हैं, मकई की रोटी हम खा रहे हैं, आलू रोज़ाना खाते हैं, जौ हम खाते हैं, राइस चावल भी हम खाते हैं, फलियां भी हम खाते हैं, सेब, माल्टा, बनाना, केला हम खाते रहते हैं। इसी तरीके से ये खजूर का तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन, मूंगफली भी हम खाते हैं, सूरजमुखी का तेल, ये सारे चीज़ें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हम खाने में और फैक्ट्रियों को चलाने में। फैक्ट्री, अगर ये तीन चीज़ें ना हो तो फैक्ट्री चलेगी ही नहीं। ठीक है ना, और अगर ये सारी चीज़ें हम ना खाएं तो हमारी बॉडी नहीं चलेगी, हम मर सकते हैं। ठीक है, जब हम मर जाएंगे तो हर चीज़ अपने आप को ज़िंदा रखना चाहती है, हर चीज़ अपने आप को ज़िंदा रखना चाहती है। इसी तरीके से हमारा जिस्म भी अपने आप को ज़िंदा रखना चाहता है। जब हमारे जिस्म को ज़िंदा रहना है तो हमारे जिस्म को ये सारी चीज़ें खानी पड़ेंगी। जब वो नहीं खाएगा तो हमारा जिस्म मर सकता है। ठीक है ना, इसी तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि भाई हमारा बॉडी जो उनसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पर मुश्तमिल है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई चीज़ें हम खाएंगे तो हमारा जिस्म भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जज़ब करेगा, और इस तरीके से हमारा जिस्म जो उनसे है 100% में से तकरीबन 90% या 80% हमारी बॉडी इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल हो जाती है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत कम, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हम खाते हैं, यानी कि हम इनऑर्गेनिक जो उनसे हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करते, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, अगर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना हो तो वो भी मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम मेटल आती है, आयरन मेटल आती है। आयरन मेटल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है हमारे फैक्ट्रियों में, आयरन बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल है। अगर आयरन ही ना हो तो साइकिल भी नहीं होगी, मोटरसाइकिल भी नहीं होगी, गाड़ी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये समझ आ गया होगा। टॉपिक था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, गुड बाय।